प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में देखे हैं। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आज हम लोग देखेंगे। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग का टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज यानी बढ़ना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर एक वीडियो हम डाले थे, आप लोग उसको एक बार देख लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो जिस टेम्परेचर पर ये होता है उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। एक बार समझिए, जैसे मान लीजिए कि क्लोज वेसल है, ठीक है, इसमें लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस हो गया, ये लिक्विड है। हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं यही वेपर के रूप में कन्वर्ट होते हैं, और इस वेपर का ये जो वेपर हो गया इसका जो प्रेशर होता है लिक्विड के सरफेस पर उसी को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। अब यह लिक्विड वेपर के रूप में कब कन्वर्ट होगा? तो देखिए, यह लिक्विड जो है, इस लिक्विड का जो वेपर है, ये वेपर जब बनना शुरू होता है तो इस पर एक ऊपर से प्रेशर कार्य करता है। यह प्रेशर कौन होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस लिक्विड के वेपर का प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। अब जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा, ये वेपर यहां से निकलना शुरू कर रहा है और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर को निकलने नहीं देगा, ठीक है ना। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो वेपर बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जैसे ही अब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, वेपर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और तब हम लोग कहते हैं कि लिक्विड बॉयल होना शुरू हुआ। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से हमेशा दबा रहा है वेपर को निकलने नहीं देना चाह रहा है, जब यह वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होगा तब वेपर सरफेस को छोड़ना शुरू करेगा, निकलना शुरू करेगा। तब हम लोग कहते हैं कि लिक्विड बॉयल हो रहा है। और यह जिस टेम्परेचर पर होता है, यानी जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए कि यह प्योर सॉल्वेंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट, ठीक, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा? तो वेपर प्रेशर इसका हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो 760 मिलीमीटर यह होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो तो वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इस लिक्विड का, जैसे प्योर वाटर ही मान लीजिए, तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो गया? 760 मिलीमीटर। अब इस प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिलाएंगे। कैसा सॉल्यूट मिला है? तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। यह हो गया सॉल्यूशन। हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्या डिक्रीज कर जाता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब यहां 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना था? 760। वेपर प्रेशर कितना था? 760। लेकिन जब डिक्रीज करेगा तो मान लीजिए कि यह 720 हो गया। डिक्रीज करके 720 हो गया। अब यदि इसको बॉयल करना है तो इसका वेपर प्रेशर हमको किसके बराबर करना होगा? फिर 760 मिलीमीटर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना होगा। वेपर प्रेशर को बढ़ाना होगा। वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा? तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। हम पढ़े हैं वेपर प्रेशर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर इसका बढ़ा करके हम 140 डिग्री सेल्सियस किए, तब इसका वेपर प्रेशर बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो कितना टेम्परेचर पर यह बॉयल करेगा? तो 140 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर बढ़ करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो यह टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। पहले कितना था? 100 था, लेकिन सॉल्यूट मिला देने के चलते वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? तो 100 से 140 कितना का डिफरेंस है? 40 का। तो 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बार फिर से देखिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में क्या ऐड करते हैं? तो सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमको बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा उसी को क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से बात देखिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूट इसमें मिला दिए, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। 760 से डिक्रीज करके कितना हुआ? 720। अब इस वेपर प्रेशर को पुनः एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द इंक्रीज इन boiling point due to addition of a non-volatile solute to pure solvent is called elevation in boiling point। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी से। तो एलिवेशन प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है? तो सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करेंगे तो वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम टी मान लेते हैं और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी मान लेते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टीबी, ठीक है, या इसको टी नॉट मान लेते हैं। चलिए प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टी नॉट मान लेते हैं। यहाँ टी क्या हो गया, हियर टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे डेल्टा टी। तो इस तरह हम लोग समझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाता है, जिसके चलते सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या कम हो जाती है। और जब सरफेस पर सॉल्वेंट कम होगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, उसी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग। इसको एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए इधर हम रख रहे हैं वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि यह प्योर सॉल्वेंट का हो गया और सॉल्वेंट की अपेक्षा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो ये सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है। जैसे किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बात करें, जैसे यहाँ हम टेम्परेचर पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका वेपर प्रेशर अधिक है। यह हो गया प्योर सॉल्वेंट और यह हो गया सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये हो गया और सॉल्यूशन का इसी टेम्परेचर पर देखिए ये हो गया। तो किसका वेपर प्रेशर अधिक है, प्योर सॉल्वेंट का अधिक है और सॉल्यूशन का कम है वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर पर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये हो गया, किस टेम्परेचर पर है, तो ये टेम्परेचर हो गया प्योर सॉल्वेंट के लिए। इस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, यानी यह प्योर सॉल्वेंट का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी प्रेशर पर हम जरा सॉल्यूशन का देखें, तो सॉल्यूशन का ये ग्राफ हो जाएगा, ये टी हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। टेम्परेचर इस पर रखें तो टेम्परेचर इधर से इधर बढ़ रहा है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, सॉल्यूशन का। किसका कम है, प्योर सॉल्वेंट का। और यह जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है। तो ये ग्राफ द्वारा हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखें। अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट द्वारा ऐसे पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम। एम यहां पर क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी हम लोग पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी, ठीक है। या मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट किए, मास ऑफ सॉल्वेंट W इन केजी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू कैपिटल W इन केजी। या यदि कैपिटल W ग्राम में तो स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन A इनटू कैपिटल W, यदि कैपिटल W ग्राम में, ये मोलैलिटी होगी। अब प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलने के लिए यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट लगा दिए केवी। केवी यहाँ पर क्या हो गया, तो केवी को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपी का मतलब क्या होगा, इबुलियोस्कोपी एक टर्म है जिसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन के स्टडी को क्या कहते हैं, इबुलियोस्कोपी। इसलिए इस कांस्टेंट को इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, केवी के बारे में। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। इफ एम इक्वल टू 1 हो, यदि एम का वैल्यू 1 हो तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी हम लोग लिख सकते हैं। एम इक्वल टू 1 का मतलब यदि मोलैलिटी 1 हो, किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो तो डेल्टा टीबी को ही क्या कहेंगे, केबी। इफ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, then elevation in boiling point is known as molar elevation constant। अब मोलैलिटी 1 कब हुई, तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 हो और मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 kg हो। इट मींस इफ 1 mole of solute has dissolved in 1 kg of solvent, then elevation in boiling point is known as molar elevation constant। यानी kb को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट टू 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड केवी, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ केवी। तो अभी हम लोग देखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इंटू एम। तो केवी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम, इधर आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ केवी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन, और मोलैलिटी, मोलैलिटी का मोल पर केजी, तो केजी पर चला जाएगा, तो केजी पर मोल, यानी केल्विन केजी पर मोल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कंपटीशंस में। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट हो गया केल्विन केजी पर मोल। अब इससे और कुछ फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो क्या क्या फार्मूला हम लोग देखें, तो हम लोग फार्मूला देखें कि डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। दूसरा हम लोग देखें कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। थर्ड देखें डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी की जगह पर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन ए इंटू कैपिटल W लिख सकते हैं। स्मॉल w हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, ए हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब इससे कुछ और फार्मूला, जैसे मान लीजिए कि हमको फार्मूला निकालना है केवी का, तो केवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो केवी इक्वल टू हो जाएगा
डेल्टा टीवी इंटू ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। उसी तरह ए निकालना हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ए निकालना है तो ए को यहां पर लाएंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए यहां आएगा तो डेल्टा टीवी आ जाएगा, तो डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से बनेंगे। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, 6 ग्राम ऑफ यूरिया हैज dissolved in 200 gram of water to make a solution if Kb for water is 0.51 Kelvin Kg per mole, find बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्या क्या देखते हैं, 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया को किसमें डिसॉल्व किया गया है, 200 ग्राम ऑफ वाटर। जिसको डिसॉल्व किया जाता है, जो कम मात्रा में होता है, जो स्मॉलर अमाउंट में होता है, वह सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट यानी स्मॉल डब्ल्यू हो गया 6 ग्राम। 200 ग्राम वाटर, वाटर या सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट यानी कैपिटल डब्ल्यू हो गया 200 ग्राम। केवी दिया हुआ है 0.51। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना है यानी टी निकालना है। टी निकालने के लिए हमको डेल्टा टीवी निकालना होगा और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी टी नॉट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब पहले हम लोग डेल्टा टीवी निकालेंगे तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। केबी कितना है, तो केबी दिया हुआ 0.51 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 6 इंटू 1000 अपॉन ए कितना होगा, यूरिया है, यूरिया का मोलर मास कितना होगा, तो यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। मोलर मास निकालिए 14 14 14 2 या 28 4 32 28 60 हो गया। तो 60 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया, तो 200। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 2, 0.2505, इतना क्या हो जाएगा केल्विन। ये डेल्टा टी, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, टी निकालना है। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। तो हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीवी प्लस टी नॉट। तो डेल्टा टीवी आ गया 0.255 और टी नॉट 100, तो 100.255 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। आप फार्मूला याद रखेंगे और प्रत्येक टर्म को क्लियरली समझे रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से न्यूमेरिकल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम लोग देखे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।